जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे लक्षद्वीप जाकर मालदीव भूल जाएगी क्या दुनिया। मोदी सरकार 8 मेगा प्रोजेक्ट्स लाएगी। जी हां, मुइजू को माफ किया, भूले नहीं। जी हां, तो वहीं आपको बताएंगे दिल्ली में फहराएंगे इस्लाम का झंडा। आखिर कौन है भारत के खिलाफ ऐसा जहर उगलने वाला बांग्लादेशी मौलाना इनायतुल्लाह अब्बासी? कैसे इसने इतनी बड़ी जुर्रत कर दी दोस्तों कि भारत के दिल्ली में झंडा फहराने की बात कह दी इस्लाम का। वहीं आपको बताएंगे कंगाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बांग्लादेश को दे दिया गजब का ऑफर। सुनकर आपकी हंसी जरूर छूटेगी। बताएंगे कैसा ऑफर दिया है पाकिस्तान ने, कंगाल पाकिस्तान ने। जी हाँ, साथ ही साथ बताएंगे जिसने दिलाई बांग्लादेश को आजादी उसी का एहसान भूली यूनुस सरकार नोटों से हटाने जा रही है, उसकी तस्वीर बताएंगे कौन है वो। साथ ही साथ सबसे बड़ी अपडेट बताएंगे बांग्लादेश सरकार ने कोलकाता और अगरतला से भी वापस बुला दिए डिप्टी हाई कमिश्नर। तो उधर आपको बताएंगे शपथ लेने के पहले ही घंटे में कैबिनेट बैठक और पहला बहुत बड़ा फैसला एक्शन मोड में दिखाई दिए फडणवीस की सरकार। सारी जानकारियां दोस्तों विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और बड़ी खबर की, जहां लक्षद्वीप जाकर मालदीव भूल जाएगी क्या दुनिया। मोदी सरकार 8 मेगा प्रोजेक्ट्स लाएगी। मुइजू को माफ तो कर दिया है लेकिन भूले नहीं है। बता दें मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने भले ही भारत से रिश्ता सुधार लिया है और भले ही अब भारत और मालदीव की नई सरकार के बीच संबंध सामान हो गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने अभी भी मोहम्मद मुइजू को मन से माफ नहीं किया है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि मोदी सरकार अब हर हाल में लक्षद्वीप को मालदीव की तरह की शानदार पर्यटन स्थल बनाने की कोशिश में जुट गई है, ताकि आने वाले कुछ इस समय में लोग मालदीव की जगह लक्षद्वीप में पर्यटकों की भीड़ लग जाए। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक लक्षद्वीप की यात्रा को आसान करने के लिए और मालदीव जैसे देशों को कड़ी टक्कर देने के लिए मोदी सरकार बहुत जल्द 8 मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रही है, जो हर एक भारतीय के लिए गर्व की बात है। पिछले साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था और उसी के बाद से मालदीव के कुछ मंत्रियों ने उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, जिससे दोनों देशों के बीच के संबंध बिगड़ गए थे। हालांकि दोनों मंत्रियों को उस वक्त सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन बाद में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू और भारत ने बिगड़े रिश्ते को सुधारने की गंभीर कोशिश की और रिश्ता वापस पटरी पर लौट आया। मोहम्मद मुइजू ने बाद में 2 बार भारत का दौरा भी किया था और दोनों बार उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई। पहली परियोजना में कोच्चि से लगभग 407 किलोमीटर दूर कदमत द्वीप में पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर जेटी भूमि किनारे की सुविधाएं और उससे संबंधित अलग अलग सुविधाएं बनाना शामिल है। दोस्तों, इससे आप कह सकते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स के बाद में जब टूरिस्टर यानी कि पर्यटक लक्षद्वीप जाएंगे वो वाकई में मालदीव को भूल जाएंगे कि कोई मालदीव नाम की भी चीज हुई करती थी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपने भारतीय सेना और मोदी सरकार पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां दिल्ली में फहराएंगे इस्लाम का झंडा। जी हाँ, कौन है भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला? ये बांग्लादेशी मौलाना। बता दें बांग्लादेश में हिंदू समुदायों पर हमलों के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच उठे कूटनीतिक विवाद के बीच अब एक इस्लामिक कट्टरपंथी बांग्लादेश मौलाना चर्चा में आ गया है। इस बांग्लादेशी मौलाना का नाम इनायतुल्लाह अब्बासी है। हाल ही में इस मौलाना का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें इसने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। इसके अलावा इस मौलाना ने भारत की राजधानी दिल्ली में इस्लाम का झंडा फहराने की धमकी दी। वायरल हो रहे इस वीडियो में बांग्लादेशी मौलाना कहता है कि मैं मोदी और ममता बनर्जी को बता देना चाहता हूं कि अगर तुमने अपना हाथ बांग्लादेश की तरफ बढ़ाया तो 14 करोड़ मुसलमान तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे। बांग्लादेश का दुश्मन हिंदुस्तान है। उसने आगे कहा कि अगर 14 करोड़ मुसलमान अपने दोनों हाथ में 28 करोड़ लाठी लेकर एक साथ आए तो लाल किले पर कब्जा कर लेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें ये पहले भी भारत के खिलाफ कई बार बयानबाजी कर चुका है। इससे पहले भी उसने लाल किले पर इस्लाम का झंडा फहराने की बात कही थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में 2 टुक जवाब आपकी ओर से जरूर मिलना चाहिए इस बांग्लादेशी मौलाना इनायतुल्लाह अब्बासी को। देखते हैं क्या जवाब देती है हमारी भारत की प्रिय जनता कमेंट के माध्यम से इस व्यक्ति को। तो वहीं आपको बता दें कंगाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बांग्लादेश को दिया गजब का ऑफर। सुनकर आपकी वाकई में छूट जाएगी हंसी। बता दें चोर चोर मौसेरा भाई की कहावत तो आपने सुनी होगी दोस्तों, सुनी है ना। अब इसे भारत के पड़ोसी देशों के मामले में सच साबित होते हुए भी देख लीजिए। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से ही बांग्लादेश की हिंदुओं पर अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और जाहिर है कि ये भारत को बहुत नागवार गुजर रहा है। भारत ने इस पर अपना सख्त रवैया भी जाहिर किया है। वहीं पाकिस्तान तो हमेशा से भारत का दुश्मन रहा है और
लंबे समय से बुरी तरह कंगाली की मार झेल रहा है। आर्थिक हालात तो खैर बांग्लादेश के भी अच्छे नहीं है, लेकिन इस समय दोनों देश भारत के खिलाफ जमकर गलबहियां कर रहे हैं। आलम यह है कि इन दोनों देशों के बीच अब वो सब हो रहा है जो आज तक नहीं हुआ। इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि खुद बेहद बुरे दौर से गुजर रहे पाकिस्तान ने बांग्लादेश की मदद करने की पेशकश की है। ये बातें अब सड़कों पर हो रही है। एक वायरल वीडियो में भीड़ को एक व्यक्ति मंच से संबोधित कर रहा है। इनमें से दो लोगों के हाथ में पाकिस्तान और बांग्लादेश के राष्ट्र ध्वज है। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान ने न्यूक्लियर अपने बम को बांग्लादेश जब चाहे इस्तेमाल कर सकता है जैसा बयान दे दिया है। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान की औकात एक पैसे की भी नहीं है, लेकिन अपना परमाणु बम इस्तेमाल करने की बात करने को कह रहा है बांग्लादेश के साथ, जो वाकई में बहुत बड़ा मजाक का पात्र बन चुका है पाकिस्तान। दोस्तों वहीं आपको बता दें, जैसा कि आप सभी को मालूम है, भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं मालदीव के राष्ट्रपति। अब बांग्लादेश में यूनुस के जज्बात भी जल्द लगेंगे ठिकाने। दोस्तों बहुत ज्यादा भाव बढ़ चुका है मोहम्मद यूनुस का भारत के प्रति, जो अब ठंडा पड़ने वाला है। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति बनने ही मोहम्मद मुइजू ने भारत के साथ रिश्तों को काफी खराब कर लिया, जबकि मालदीव के विकास में भारत कदम कदम का साथी रहा है। भारत ने मालदीव के विकास के लिए अरबों डॉलर का अनुदान दिया था। बावजूद मुइजू ने अपने देश में भारत के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया, मगर जब भारतीयों ने मालदीव का बॉयकॉट किया और वहां की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी तो मोहम्मद मुइजू को भारत की ही शरण में लौटना पड़ा। अब मालदीव के राष्ट्रपति भारत की तारीफ करते नहीं थकते। मालदीव को भारत से संबंधों का महत्व समझ आ चुका है, लेकिन अब पड़ोसी बांग्लादेश के कार्यवाहक मोहम्मद यूनुस भी भारत के खिलाफ बिगुल बजा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ने बांग्लादेश की स्थापना से लेकर उसके अब तक के विकास का सारथी रहा है। बांग्लादेश के निर्माण में भारत का सबसे बड़ा योगदान है। इसके बावजूद भारत के एहसान को बांग्लादेश भूल चुका है। चुकाने के बजाय पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद से ही प्रधानमंत्री में कार्यवाहक सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। दोस्तों वहीं आपको बता दें, जिसने दिलाई बांग्लादेश को आजादी उसी का एहसान भूली यूनुस सरकार नोटों से हटाने जा रही है शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर। जी हाँ, शेख हसीना के देश से बाहर जाने के कुछ ही महीनों बाद बांग्लादेश एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार शेख हसीना के पिता और देश के संस्थापक व्यक्तियों में से एक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को अपने करेंसी नोटों से हटाने जा रहा है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि उनकी ओर से 20, 100, 500 और 1000 टका के बैंक के नोट छापे जा रहे हैं। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश बैंक ने जुलाई में हुए विद्रोह की विशेषताओं वाले नए नोट छापना शुरू कर दिया है, जो शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ छात्रों की ओर से किए गए आरक्षण विरोधी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के निर्देश के अनुसार केंद्रीय बैंक ने कहा कि 20, 100, 500 और 1000 टका के बैंक नोट छापे जा रहे हैं। दोस्तों ये घोषणा उस मीडिया रिपोर्ट में कुछ ही सप्ताह बाद आया है जिसमें कहा गया था कि मोहम्मद यूनुस के कार्यालय से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई है। ढाका ट्रिब्यून में कहा गया कि नए नोटों में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर नहीं होगी। केंद्रीय बैंक ने आगे कहा कि धार्मिक संरचनाएं, बंगाली परंपराएं और जुलाई के विरोध प्रदर्शनों के दौरान बनाए गए वित्तीय चित्र नए नोटों में शामिल किए जाएंगे। वहीं बता दें, नोबेल विजेता यूनुस के राज में शेख हसीना के बोलने पर भी पाबंदी। बांग्लादेश में यूनुस पर भाषण के लगा दिए गए बैन। जी हाँ, बांग्लादेश में सत्ता पर बैठे नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की सरकार ने शेख हसीना के भाषणों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने गुरुवार को आदेश जारी किया है कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना भी के सभी घृणास्पद भाषणों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। बांग्लादेश में यह फैसला शेख हसीना के हालिया बयान के बाद आया है। 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़कर जाने वाली शेख हसीना का यह पहला सार्वजनिक संबोधन था। अपने इस संबोधन में शेख हसीना ने वर्तमान यूनुस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए उन पर नरसंहार करने और हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में विफल करने रहने का आरोप लगाया था। दोस्तों वहीं बता दें, एक और खबर है भारत के विरोध में बांग्लादेश से, जहां बांग्लादेशी नेता ने जलाई भारतीय साड़ी बॉयकॉट की अपील। कह दिया एक वक्त का खाना खा लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। दरअसल बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बढ़ रहे अत्याचार के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रूहुल कबीर रिजवी ने ढाका में अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी को जलाते हुए भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रिजवी ने प्रदर्शन के दौरान अपने कार्यकर्ताओं समेत सभी लोगों के भारतीय प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की अपील की। BNP नेता रिजवी ने हाल ही में त्रिपुरा की राजधानी में स्थित बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग में कथित रूप से की गई तोड़फोड़ और बांग्लादेशी झंडे के अपमान की निंदा करते हुए भारत के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया है। दोस्तों जी हाँ, अब ऐसे में आपकी कैसे राय होने वाली इस मुद्दे पर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां मुंबई हमले के मास्टरमाइंड का वीडियो वायरल होने के बाद खौफ में आ गया पाकिस्तान। ISI ने उठा लिया अब यह कदम। जी हाँ, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जकी उर रहमान लखवी को अंडरग्राउंड कर दिया है। हाल ही में वीडियो वायरल हुआ था जिसमें
जिसमें लखवी को कसरत करते हुए देखा गया था। इस वीडियो ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। वायरल वीडियो में एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को फिटनेस रूटीन करते देखा गया, जिसके बाद अटकलें लगाई जाती हैं कि वो शख्स लखवी ही है। इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम का हवाला देते हुए कहा है कि 3 चेहरे पहचानने वाले प्रोग्राम की मदद से पुष्टि की गई है। एक वीडियो में दिखाया गया कि शख्स उर रहमान लखवी ही है, यानी कि दोस्तों इन आतंकवादियों को पाकिस्तान अंडरग्राउंड कर देता है, उनको छिपा देता है ताकि भारत को पता न चल सके कि पाकिस्तान में आज भी इतने बड़े बड़े आतंकवादी जिंदा है। तो वहीं पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर कोर्ट पर भी बचने की कोशिश में लगा रहता है इन चालों को चलकर। जी हाँ, वहीं आपको बता दें बांग्लादेश सरकार ने कोलकाता और अगरतला से वापस बुला दिया डिप्टी हाई कमिश्नर। जी हाँ, त्रिपुरा के अगरतला में बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग में हमले के बाद अब बांग्लादेशी मीडिया ने जानकारी दी है कि सरकार ने परामर्श के लिए कोलकाता और अगरतला से अपने उच्च उपायुक्तों को वापस बुलाया है। इसके पहले बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को ढाका में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय कुमार वर्मा को तलब किया था। हाल ही में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला स्थित बांग्लादेश के उप उच्चायोग में कुछ अराजक तत्वों की ओर से हमला किया गया था। इस हमले में 7 लोगों की गिरफ्तारी पॉसिबल हो पाई थी। उच्चायोग में हुई घुसपैठ के चलते 4 पुलिस अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें भारत ने उत्तर कोरिया में फिर खोल दिया दूतावास। 2021 में हो गया था बंद। दोस्तों क्या रहा कारण कि फिर से खोलना पड़ गया ये दूतावास? दरअसल भारत ने किम जोंग उन के उत्तर कोरिया में अपने दूतावास का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। यह दूतावास 2021 से बंद पड़ा था। इस दौरान दूतावास से नागरिक सेवाएं भी लंबी थी। प्योंगयांग में दूतावास खोलने के साथ ही भारत उत्तर कोरिया के वर्षों से चले आ रहे राजनयिक अलगाव को धीरे धीरे कम करने के साथ जमीनी स्तर पर अपनी उपस्थिति को फिर से स्थापित करने वाला नया देश बन गया है। एनके न्यूज ने भारतीय विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया है कि उत्तर कोरिया में भारत का दूतावास वर्तमान में कर्मचारियों से भरा हुआ है और चालू है। बयान में कहा गया है कि कर्मचारियों के रोटेशन और नियमित गतिविधियां भी वर्तमान में चल रही हैं। दोस्तों वहीं बता दें प्रधानमंत्री मोदी जी के मेक इन इंडिया के कायल हुए व्लादिमीर पुतिन कह दिया रशिया भी भारत में कारखाना लगाने को है तैयार। जी हाँ, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया पहल के कायल हो चुके हैं। दोस्तों उन्होंने ऐसी शानदार पहल से भारत में स्थिर हालात पैदा करने वाली नीतियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। साथ ही राष्ट्रपति ने भारत में रूसी विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की पेशकश भी की है। पुतिन ने बुधवार को मॉस्को में 15वें VTB निवेश मंच को संबोधित करते हुए कहा कि आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम के तहत रूसी बाजार से बाहर हो चुके पश्चिमी ब्रांडों की जगह नए रूसी ब्रांडों का उदय हुआ है। इससे पहले भी रूस के राष्ट्रपति ने कई बार प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों और उनके नेतृत्व की जमकर सराहना की थी। पुतिन ने रशिया के आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम को भारत की मेक इन इंडिया पहल के समान बताते हुए कहा कि भारत का नेतृत्व अपने हितों को प्राथमिकता देने की नीति पर केंद्रित है। पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का भी ऐसा ही एक कार्यक्रम मेक इन इंडिया है, ये हमारे कार्यक्रम से बहुत मिलता जुलता है। उन्होंने कहा कि विनिर्माण को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत सरकार स्थिर स्थितियां बना रहे हैं। जी ऐसे में व्लादिमीर पुतिन को आप लोग थैंक यू कहना मत भूलिएगा। दोस्तों वहीं बता दें आखिरकार चीन के चंगुल में फंस ही गया नेपाल। BRI सहयोग मसौदा समझौते पर कर दिया हस्ताक्षर। जी हाँ, चीन के इस नए चाल में आखिर नेपाल फंस ही गया दोस्तों और उसके BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया। नेपाल और चीन ने बहुप्रतीक्षित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI सहयोग मसौदा समझौते पर बुधवार को हस्ताक्षर किए। इस समझौते से BRI परियोजनाओं के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। इस समझौते पर नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की चीन की आधिकारिक यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। चौथी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के बाद ओली पहली बार चीन की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे। प्रधानमंत्री ओली ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी पोस्ट में कहा कि आज हमने बेल्ट एंड रोड सहयोग के मसौदा समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो वहीं आपको बता दें नेपाल दिखा रहा भारत को आंखें, लेकिन रोज लेता है सस्ते पेट्रोल से बिजली तक आखिर सामान भी ले रहा है और भारत को ही अकड़ दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या है माजरा बता दें। नेपाल ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सहयोग मसौदा समझौते पर साइन करके भारत की टेंशन बढ़ा दी है, जैसा कि हमने आपको भी बताया। वैसे तो हर नेपाल का नया प्रधानमंत्री पहले भारत का दौरा करता है, लेकिन इस परंपरा को तोड़ते हुए KP शर्मा ओली पहले चीन गए, फिर उन्होंने ऐसे समझौते पर साइन किए जो भारत के हितों के खिलाफ जाता है। पिछले कुछ सालों से नेपाल लगातार भारत को आंखें दिखाता हुआ चीन की गोद में बैठने का काम करता रहा है। भारत रोज उसके लिए लाइफ लाइन बनता है। अपने देश से भी ज्यादा सस्ती दरों में उसे रोज जरूरी सामान ट्रकों में भरकर भेजता है, सब्जियों से लेकर दवाओं तक, और बहुत सस्ती दरों में बिजली से पेट्रोल तक भेजता है। कहना चाहिए कि भारत अपने पड़ोसी देश के लिए पिछले 74 सालों से लाइफ लाइन का काम करता रहा है। भारत से सामानों की आपूर्ति रुकते नेपाल का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी भारत से पंगा ले रहा है ये नेपाल और चीन की शरण में जाते दिखाई
दिखाई दे रहे हैं। पीएम ओली इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन अगर भारत ने अपने हाथ पीछे खींच लिए तो बांग्लादेश भूखों मर सकता है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, चीन और भारत के बीच अब सब कुछ ठीक है, सैनिकों की वापसी के साथ ही बन गई बात। किसने ये दी है अपडेट, बता दें। भारत और चीन ने नई दिल्ली में भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र यानी WMCC की 32वीं बैठक आयोजित की। इस वार्ता में दोनों देशों ने सीमा पर शांति स्थिरता बनाए रखने की बैठक में हाल ही में हुए सैनिकों को पीछे हटाने के समझौतों को सकारात्मक रूप से लागू करने की पुष्टि की। तो वहीं बता दें, रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी प्लानिंग, पुतिन को मनाना होगा कड़ी चुनौती। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से दुनिया के कई देश प्रभावित, लंबे समय से चल रहे इस युद्ध को रोकना बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। हालांकि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए नई प्लानिंग की है। ट्रंप ने रशिया और यूक्रेन युद्ध के लिए सेवानिवृत्त जनरल कीथ केलाग को अपने विशेष सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया है। सेवानिवृत्त कीथ केलाग अमेरिका में कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं। अब उनके सामने रशिया यूक्रेन युद्ध के विशेष दूत के रूप में दोनों देशों के बीच जारी युद्ध को खत्म करने की चुनौती है। वही बता दें, खैबर पख्तूनख्वा की कानून व्यवस्था पर राज्यपाल ने बुलाई इमरजेंसी बैठक, इमरान खान की पार्टी ने कर दिया बहिष्कार। जी हां, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के राज्यपाल ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बिगड़ रही कानून व्यवस्था पर चिंता जताई गई। बैठक में 16 प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ ने बैठक में बहिष्कार किया है। साथ ही बैठक बुलावे पर आपत्ति जताई। राज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राज्यपाल फैजल करीम कुंदी की ओर से बुलाई गई इस बैठक में राज्य में शांति स्थापित करने, सुरक्षा स्थिति को बढ़ाने और प्रांत के सामने वाली वित्तीय चुनौतियों से निपटने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कुंदी ने 14 सूत्री संयुक्त घोषणा पत्र पेश किया, जिसमें राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई गई। इसमें कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकारें कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। वही बता दें, भारत ने जलवायु संकट के लिए विकसित देशों को ठहरा दिया जिम्मेदार, कह दिया अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर रहे हो आप। जी हां, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ में जलवायु संकट पर चल रही सुनवाई के दौरान विकसित देशों पर निशाना साधा। नई दिल्ली ने कह दिया कि इन देशों ने वैश्विक कार्बन बजट का ज्यादा हिस्सा इस्तेमाल किया, जलवायु वित्त का वादा पूरा नहीं किया और अब विकासशील देशों से उनके संसाधनों का उपयोग कम करने की मांग कर रहे हैं। ICJ में सुनवाई ये तय करने के लिए हो रही है कि देशों के पास जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कानूनी जिम्मेदारियां क्या है और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो इसके परिणाम क्या होंगे। जी हाँ, विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव लूथर एम रंगरेजी ने बृहस्पतिवार को भारत का पक्ष रखते हुए कह दिया कि जिन देशों ने ऐतिहासिक रूप से नगण्य उत्सर्जन किया है उनसे जलवायु परिवर्तन को कम करने में समान बोझ उठाने की अपेक्षा करना अन्यायपूर्ण है होगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, जहाँ विदेश मंत्री जयशंकर जी ने चीन को लेकर भारतीय कंपनियों को चेता दिया। दोस्तों, कह दी ये बात, दरअसल विदेश मंत्री जयशंकर जी ने गुरुवार को कह दिया कि भारतीय कंपनियों को चीन के साथ व्यापार में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्योंकि इसकी सप्लाई चेन पर बहुत अधिक निर्भरता देश के राष्ट्रीय हित के लिए नुकसानदायक हो सकती है। उन्होंने उद्योग मंडल एसोचैम के एक कार्यक्रम में कह दिया कि वो भारतीय उद्योग से उस देश के साथ व्यापार न करने के लिए नहीं कह रहे हैं। चीन के साथ संबंधों पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में 32 से 33% की हिस्सेदारी रखने वाले इस देश के साथ कई सप्लाई चेन को होकर गुजरना होगा। तो वहीं कैलिफोर्निया में 7 तीव्रता का आया भूकंप जिसने हिलाकर रख दिया। जी हाँ, रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता पहले 6.6 आंकी गई थी, जिसे बाद में यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने संशोधित करके 7 कर दी। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, फडणवीस तीसरी बार बने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, शिंदे और अजित पवार बने डिप्टी CM। दोस्तों, देश के 14 राज्यों में आज बीजेपी का मुख्यमंत्री है। 20 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी गठबंधन के CM है, यानी या तो बीजेपी का मुख्यमंत्री है या बीजेपी के साथी दलों के CM। लेकिन आज बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की 44 साल पहले जिस अरब सागर के किनारे मुंबई में बीजेपी के पहले अधिवेशन में अंधेरा छटने और कमल खिलने की बात अटल बिहारी वाजपेयी ने कही, उसी मुंबई के आजाद मैदान में नरेंद्र मोदी के सामने मौजूदा दौर में देश के भीतर बीजेपी के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार के मुखिया पद की शपथ ग्रहण की। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, शपथ लेने के कुछ ही घंटे पहले दोस्तों बहुत बड़ा फैसला ले लिया। फडणवीस की सरकार ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद कैबिनेट बैठक कर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिखा दिया कि वो ये सरकार गतिशील है। महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस का मंत्रालय में मुख्य सचिव सुजाता सोनिक ने अभिनंदन किया। दोस्तों, फडणवीस ने तुरंत कह दिया कि पिछले 2.5 सालों में हमने महाराष्ट्र के विकास के लिए काम किया है और यहाँ से भी हम महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करेंगे और हम नहीं रुकेंगे और दिशा और गति को एक साथ आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, इसी बीच ये थी भी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, X के माध्यम से शेयर कर दीजिएगा। मिलते अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।